को इतने संक्षिप्त समय में स्वीकार किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर शिवानी शर्मा मैम को आमंत्रित करूंगी कि वे सौंदर्य दृष्टि एस्थेटिक्स पर अपने विचार सौंदर्य शास्त्र पर हमको संप्रेषित करेंगी। प्रोफेसर शिवानी शर्मा जी, बहुत बहुत आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है और हम कृतज्ञ हैं कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। व्यस्तता के बावजूद आपने समय निकाला और इन्हीं शब्दों के साथ में ये सत्र आपको समर्पित करती हूँ। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी वाइस चांसलर मैडम, ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर नौटियाल जी का, और प्रोफेसर इंदु खंडूरी मैम का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं और साझा कर सकूं कुछ ऐसे विषय जिनके ऊपर मुझे लगता है कि हर दर्शन के विद्यार्थी को कहीं ना कहीं सोचना भी चाहिए, और वो सोचता भी है। कहीं उसकी चिंताएं जो हैं, जैसा कि प्रोफेसर खंडूरी ने बड़े स्पष्ट रूप से पूरे इस आयोजन का एक पृष्ठभूमि भी दी कि इसको हम क्यों मना रहे हैं और ये कहाँ से शुरुआत हुई। मुझे ख्याल आता है कि ये एक प्री इंडिपेंडेंस जो पंजाब का एरिया है, यहाँ पर कि हम लोग अपने घर में बड़े बड़ों से सुनते आए हैं, तो ये एक छोटा सा सिर्फ कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहूंगी कि ये दिवस जो है, शंकराचार्य जयंती जो है, ये प्री इंडिपेंडेंस इवेंट भी है मैम। और बहुत से जो संस्कृत विद्यालय हुए हैं पंजाब में, पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब तो एक ही था उस समय, तो ऐसा सुनने में आता है कि अंबाला, होशियारपुर, जलंधर और अमृतसर, इनमें ये विशेष रूप से मनाया जाता था। तो महात्म्य तो इस दिवस का बहुत है, क्योंकि शंकराचार्य जो है एक तरह से हमारे तो भारतीय दर्शन में तो एक तरह से ही इज अ लैंडमार्क, और उनके बाद अगर कोई और दर्शन दिखाई देता है तो सिर्फ काश्मीर शैविज्म है, पर वो भी अपनी तरह का एक और धारा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अद्वैत दर्शन के बाद फिर कोई और दर्शन आया नहीं अभी तक उभर कर हमारे सामने। तो उस दृष्टि में मैं प्रोफेसर इंदु जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस इस दर्शन को और इस दार्शनिक को, दोनों को मनाने का हमारे पास बहुत वैलिड रीजन है, बहुत वैलिड एक कारण बनता है हमारे लिए। तो जैसा कि हमने चर्चा की कि हम लोग बात करेंगे कि इस भारतीय परंपरा में, ज्ञान परंपरा में सौंदर्य दृष्टि क्या रही है। तो ये पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि ऑनलाइन हमारे साथ बहुत सीनियर लोग जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर द्वारका जी जुड़े हैं, प्रोफेसर शेषाद्री जी हैं, प्रोफेसर दास भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर अरविंद जी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। तो इन सबका मैं इन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। और इसको क्योंकि बहुत संक्षिप्त समय है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि अधिकतर हमारे सामने जो जो बच्चे होंगे वो दर्शन के ही, दर्शन शास्त्र के ही स्टूडेंट्स होंगे। तो बहुत सी चीजें पृष्ठभूमि में उनको पता होंगी, जिस शब्दावली का मैं प्रयोग करने जा रही हूँ, उस शब्दावली से उनका पहले से परिचय होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर जरूरत लगी तो मैं अपने आप को और स्पष्ट करती चली जाऊंगी। तो मेरा ये मानना है कि हर समाज का, हर परंपरा का अ, एक कुछ मौलिक प्रश्न होते हैं, और मेरा यही मानना है कि ये प्रश्न केवल एक ही समाज नहीं सोचता है। इसी इन्हीं प्रश्नों के ऊपर दूसरे समाज में भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है, कहीं ना कहीं उस पे अपनी दृष्टि के अनुसार, कल्चरल पर्सपेक्टिव में उसको समझने का प्रयास निरंतर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्योंकि दर्शन का संदर्भ है, तो हम ये भी जानते हैं कि फिलोसफी और दर्शन में थोड़ा सा अंतर है। और
जहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जब दर्शन की बात होती है तो, और वो भी भारतीय दर्शन की, तो उसमें एक अनुभव का पक्ष बड़ा सबल है। अनुभव, जिन सत्यों को आपने अनुभव नहीं किया है, तो उसको समझाना, उसको बताना या उसको रिपोर्ट करना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। और शायद यही कारण है कि गुरु परंपरा जो हमारी रही, उसमें शिष्य वॉज सपोज टू स्टे विद द टीचर, विद द गुरु। और यहाँ से मुझे लगता है कि हमारी नींव पड़ती है, यहाँ से हमारा भारतीय परंपरा का आरंभ होता है कि जब हम जो चीज को देखते हैं उसको ग्रहण जल्दी करते हैं और हमें ये समझ आता है कि हमें इसको कैसे जीवन में उतारना है। तो पहली बात, दर्शन शास्त्र का जो एक सीधा सीधा इम्प्लीकेशन है, वो ये है कि बोलने की चीजें बहुत कम है और जीने की चीजें बहुत ज्यादा है। और वो अनुभव की बातों को बहुत मैं वेदों तक बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं लेके जाना चाहूंगी, लेकिन कुछ सरल सरल से बिंदुओं को छूते हुए अपनी बात कहूंगी कि इसी तरह से हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र की एक तत्व मीमांसा शाखा है, एक ज्ञान मीमांसा है। एंड आई एम श्योर माय को स्पीकर्स दे विल आल्सो बी हाइलाइटिंग ऑल दीज इश्यूज। लेकिन एक नीति शास्त्र है और उसमें से ही एक आगे एक्सटेंशन एस्थेटिक्स का, या जिसे हम, ये हमारी मजबूरी है कि हमें एस्थेटिक्स को सौंदर्य शास्त्र कहना पड़ रहा है, जबकि अगर मौलिक ग्राउंड लेवल पे जाके देखना चाहेंगे, मौलिक रूप से भारतीय दर्शन सौंदर्य से बहुत प्रभावित नहीं है। सुंदरता, क्योंकि एस्थेटिक्स एक डिसिप्लिन हमें वेस्ट में मिला, तो हमने सोचा कि उसका एक ट्रांसलेशन, क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, तो उसको हमने सौंदर्य शास्त्र कर दिया। लेकिन जैसा कि इंदु मैम ने एक शब्द यूज किया था, साहित्य, बहुत खूबसूरत। साहित्य शब्द का अर्थ है जिस सहित से, सहित शब्द है और उससे भाववाचक संज्ञा जब बनी तो साहित्य बना। तो किस चीज का साहित्य है, कौन दो चीजें हैं जो सहित हैं, तो वो है शब्द और अर्थ। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय, क्योंकि जब हम आर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर हीगेलियन क्लासिफिकेशन सामने उभर कर आता है, जहाँ पे आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है, और फिर उसके बाद पोएट्री है और फिर म्यूजिक है। लेकिन यहाँ पर जब हम आर्ट को ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास साहित्य शब्द आता है और साहित्य से ही कला आती है। अब कला को समझने के लिए हमारे सामने जो दो हमारे यहाँ ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं, वो है काव्य और नाट्य। नाट्य भी काव्य का ही फॉर्म है। तो दो तरह का काव्य हम कह सकते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। तो दृश्य काव्य इज ड्रामेटिक्स, और जिसको हम कह सकते हैं नाट्य, नाट्य परंपरा। और यहाँ दूसरा जो है वो है काव्य परंपरा, जिसमें आप श्रव्य, श्रव्य काव्य मीन्स जिसको आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में कह सकते हैं। तो ये दो हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, काव्य और नाट्य परंपराएं। तो कला को जिस तरह से आ, हम लोग समझ रहे हैं वो ये दो पहलू हैं, लेकिन एस्थेटिक्स के, सौंदर्य शास्त्र के डिसिप्लिन में इसको हम अभी तक कैसे समझते और समझाते आए हैं एस्थेटिक्स में, तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या कोई स्किल है जिसको हम कह सकते हैं कि किसी किसी को ही उपलब्ध होता है। कवि बनना, विष्णु पुराण में एक रेफरेंस आता है जहाँ ये कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जो है अति दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ कवि होना। तो कवि कर्म करना जो है वो क्या सबके बस की बात है? क्या हम सभी लता मंगेशकर बन सकते हैं? क्या हम सभी कोई टैलेंट ले लीजिए, सभी तो हम सचिन तेंदुलकर नहीं है, हम सभी तो डीवी पुलस्कर भी नहीं बन सकते, हम सभी भीमसेन जोशी भी नहीं बन सकते। तो क्या चीज है जो उनमें, ये यूनिक एलिमेंट जो उनमें, जो कला का अंश है, ये कहाँ से उद्भूत हुआ, कैसे ये डीएनए उसमें ट्रेवल होता आया? तो इसके दो तीन उत्तर हैं कि कला को सीखा भी जा सकता है और शायद कला को सीखा नहीं भी जा सकता। ये कुछ ऐसा फिनोमेना है जो प्री गिवन है। प्री गिवन का मतलब है कि नॉट दैट इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम योर डीएनए, बट इट इज अ गिफ्ट।
और इसके लिए शब्द यूज होता है प्रतिभा। ये एक ऐसा ब्लेसिंग भी हो सकती है जो आपके चाहे ना चाहे उत्पन्न नहीं होता है। तो इसके संदर्भ में कहीं ना कहीं ये हम विवश होते हैं इस चीज को समझने में कि कला जो है कोई तकनीक नहीं है, कोई ऐसे स्किल नहीं है जिसको मैं सीखूं। और कला इसलिए भी तकनीक नहीं है या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कोई कुम्हार का घड़ा नहीं है जो पहले बार में भी वही बनेगा और 10वीं बार में भी वही बनेगा। क्योंकि स्किल जो है वो मशीन का धर्म है। जैसे कि अब ये एआई की बात हो रही थी बहुत, तो बिल्कुल ठीक बात है कि उसमें एक नैतिकता का एक अपना पक्ष है, लेकिन उसमें कलात्मक पक्ष गायब हो जाएगा। उसमें जो एक यूनिकनेस है वो सिर्फ कला पक्ष से ही आ सकती है, सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से ही आप में यूनिकनेस आ सकती है। नैतिकता के अलावा, नैतिकता तो एक है ही है बड़ा जबरदस्त पक्ष, लेकिन उसका जो यूनिकनेस है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी है, वो उसकी ब्यूटी से या उसकी ब्यूटी तो मैं नहीं कहूंगी, उसकी कलात्मक क्रिएटिव इम्पल्स कितनी है उससे पहचानी जाती है। तो इसलिए कला जो है या जिसको हम आर्ट कहते हैं, आर्ट जो है कम से कम स्किल नहीं हो सकता। इट हैज टू हैव सम क्रिएटिव एलिमेंट। तो इसमें फिर रुचि और उठनी चाहिए, मनुष्य को पूछना चाहिए कि कला को समझने का क्या तरीका है। तो हमारे पास दो बड़े स्पष्ट उदाहरण आते हैं कि वेस्ट में इसको कैसे समझा गया। उसमें कहा, प्लेटो ने तो सीधा ही कह दिया कि ये कला जो है एक इमिटेशन है, और कला त्याज्य है इसलिए क्योंकि इट रिमूव्स यू ट्वाइस फ्रॉम रियलिटी। कला इसलिए छोड़ने लायक है क्योंकि ये आपको रियलिटी के समीप नहीं जाने देती। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं कि कला का रचना, कला या जो नाट्य ग्रंथ है या काव्य ग्रंथ है, इसको लेकर ये उदाहरण हमें मिलता है, बहुत सी किताबों में मिलेगा, आप जब देखेंगे तो उसमें ये स्पेशली जो है रचा गया पंचवेद, पंचम वेद कहा जाता है इसको, नाट्य वेद को, क्योंकि ये माना जाता है कि वेद हर एक से समझने, हर एक की बुद्धि के अनुकूल समझने लायक शायद ना भी हो, लेकिन कुछ इस तरह का काम किया जाए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के पास लोग गए और उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए जो सबकी बाल बुद्धि के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि वेद हर एक के विषय का मतलब इंटरेस्ट की चीज नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत अजीब तरह की कुछ सत्यों की बात है, वो हर एक के बस वश की चीज नहीं है। तो कहते हैं कि वहां पे नाट्य वेद उत्पन्न हुआ। और ऐसा भी माना जाता है कि अ, नाट्य परंपरा को जन्म देने के लिए आपको 3 तरह के वहां पर उपदेशों की बात कही जाती है। एक है देव सम्मित उपदेश, कि आपको आपके वाइस चांसलर मैडम ने अभी कोई नोटिस निकाला एंड यू हैव टू फॉलो इट, बाय बिकॉज आपकी देव सम्मित मीन्स कोई ईश्वरीय नहीं है, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा है मित्र सम्मित उपदेश, कि आपके मित्र ने आपको कुछ सुझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, है ना, तो आपको वो असर करे ना करे, या आप उसमें आपके पास कोई ऑप्शन है या नहीं है, ये इट इज ऑल ऑन द कंटेक्स्ट। लेकिन तीसरा है कांता सम्मित उपदेश, कि आपको जिस तरह से मीठा वचन कोई स्त्री सुनाती है, उस तरह से ये काव्य परंपरा भी अपना काम करती है। इट इज ओनली सजेशन। जैसे मेडिसिन कोई लिखता है डॉक्टर, तो ऊपर RX लिखता है। RX का मतलब है कि आप इसको लीजिए, लेना चाहिए, आप लें ना लें वो आपकी इच्छा है। तो काव्य परंपरा भी कुछ इसी तरह की परंपरा है कि जिसमें कांता समेत उपदेश, कि आपको जैसे कोई स्त्री आपको कुछ मीठे शब्दों के माध्यम से, सरल शब्दों के माध्यम से कुछ समझाने का प्रयास करे, तो काव्य का भी यही उद्देश्य है। और दूसरे तौर पे भी अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी जितनी भी काव्य संरचना हुई है, स्पेशली संस्कृत साहित्य में, क्योंकि दर्शन में वो ही साहित्य काम आ रहा है, ऐसा नहीं कि और भाषाओं की जो आइडियाज हैं उनको हम नहीं एंटरटेन कर सकते, लेकिन भारतीय दर्शन में भारतीय काव्य मीमांसा, आचार्य दंडी, मम्मट,
और शंकुक, कुंतक, ये सब, इन सब के विचारधाराओं पे क्योंकि बात होती है, तो हमें कहीं ना कहीं ये मौका मिलता है समझने का कि काव्य परंपरा जो है अपनी मौलिक रूप में कहीं ना कहीं संस्कृत लिटरेचर से बहुत गहरे रूप से जुड़ी। तो ऐसा नहीं कि और आइडियाज को हम एंटरटेन नहीं कर सकते, फॉर श्योर वी कैन ऑन द फिलोसॉफिकल लेवल। तो संस्कृत भाषा में काव्य की क्या परिभाषा रही, तो उसमें ये काव्य की परिभाषा जिस तरह से हमें मिलती है वो है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। लेकिन शब्द और अर्थ जो है वो हमेशा जब साथ रहेंगे तो वो काव्य संरचना मानी जाएगी। तो इस पे फिर प्रश्न उठाया गया कि काव्य और शब्द और अर्थ का संबंध तो आपको एक साइंटिफिक स्टेटमेंट में भी मिलेगा। मान लीजिए कि आप अगर ये कहते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, तो वो तो शब्द और अर्थ दोनों वहां पे भी उपलब्ध हैं। तो फिर इस पे इसका परिमार्जन किया गया। जैसे कि फिलोसफी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मेरा ये सजेशन है, द बेस्ट वे टू बिगिन फिलोसफी इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम, is to define the concept that you wish to handle. हमेशा ये काम आसान काम होता है और सबसे मुश्किल काम भी यही होता है, बिकॉज जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन ढूंढने लगते हैं, तो वहां पे बहुत सी सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है कि ये ओवरलैप ना कर जाए, ये अंडर स्टेटमेंट ना रह जाए, ये ओवर स्टेटमेंट ना हो जाए। तो इस तरह से अगर हम किसी चीज को परिभाषित करने लगते हैं या सीख जाते हैं परिभाषित करना, तो बहुत से जार्गन से, बहुत से कंफ्यूजन से हम बच जाते हैं। तो इसी तरह से काव्य की भी परिभाषा उन्होंने की कि काव्य वो है, या उसकी काव्य की परिभाषा ये है जिसमें शब्द और अर्थ हमेशा साथ रहे। तो उसका ऑब्जेक्शन उभर कर ये आया कि ये तो आपको सोशियोलॉजी के स्टेटमेंट में भी शब्द और अर्थ मिलेगा, साइकोलॉजी में भी मिलेगा, साइंस में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, तो फिर काव्य काव्य को कैसे समझेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर आप ये ऐड कीजिए कि जिसमें गुण युक्त हो और दोष रहित हो। और गुण क्या है? कि काव्य की परिभाषा ये है कि जिसको पढ़ने से ओज, प्रसाद और माधुर्य की प्राप्ति, कि आपका चित्त जो है खिले, वहां पर आपकी जो चित्त की अभिवृत्ति है वो खिलावट की तरफ जाए, ओज की फीलिंग हो, है ना, जिसमें आपको एनर्जेटिक लगे, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं उसको पढ़कर। तो ओज, प्रसाद और माधुर्य, उसमें आपको एनर्जी मिले, उसमें आपको विस्तार मिले, प्रसाद माने खिलावट मिले, और माधुर्य और मिठास के, मतलब सच तो बोले लेकिन इतना कड़वा सच ना हो कि आपको वो ग्रहण करना ही कठिन हो जाए। तो सच बोलना तो एक वैल्यू है ही है, लेकिन उसमें मिठास ला के बात कही जाए तो वो शायद ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज कि ये जो काव्य परंपरा है, आप कहीं भी उठाकर देखिए संस्कृत लिटरेचर में, यू विल फाइंड दैट एवरी काव्य, एवरी ग्रंथ, इट बिगिंस बाय मंगलाचरण। और मंगलाचरण में सबसे पहले देयर इज अ साइन ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द अल्टीमेट रियलिटी, टुवर्ड्स ईश्वर। और लास्ट में जो है वो भरत वाक्य कहा जाता है। भरत वाक्य इज अ स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय द रचनाकार, बाय द ऑथर, टू एक्सप्रेस दैट आपको रावण की तरह काम नहीं करना है, आपको राम की तरह काम करना है। अब यहाँ पे राम कोई नाम नहीं है, कोई उस तरह से, लेकिन राम इज रिफ्लेक्टिंग द क्वालिटीज। आपको एक ऐसे समाज में रह के काम करना है जहां पे अगर आप अच्छे गुणों का साथ नहीं लेंगे, सद्गुणों का साथ नहीं लेंगे, तो समस्या फिर सबके लिए आएगी। फिर वहीं पे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट अपना काम शुरू कर देंगी। तो इसलिए एक संयम में रहते हुए, एक विशेष अपनी दायरे में रहते हुए हमें अपने अ, जो पुरुषार्थ हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, पुरुषार्थ में काम भी एक पुरुषार्थ है। तो जितना भी सौंदर्य शास्त्र का जो अध्ययन है, क्षेत्र है, वो सीधा सीधा आपके काम पुरुषार्थ से जुड़ा है। ताकि सेंसिबिलिटीज आप कभी इनकरेज नहीं करेंगे। देखिए, कोई आप डाउनग्रेडेड जो मूवीज बनती हैं उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर कर भी सकते हैं तो प्राइवेट लाइफ में कुछ कर सकते होंगे, लेकिन
इट कैन नॉट बी मेड एज एन आइडल। आइडियल नहीं क्रिएट कर सकते उसमें से कि सभी को ऐसा ही होना चाहिए। बाय बिकॉज इट कैन नॉट बी यूनिवर्सलाइज्ड। तो एस्थेटिक्स में चाहे कितना सब्जेक्टिव टेस्ट हो, सौंदर्य शास्त्र में चाहे कितना ही सब्जेक्टिविटी हो आपकी कि नहीं नहीं मेरे लिए तो, जैसे बहुत आसानी से हम बोल देते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। वो कहता है नहीं, बिहोल्डर का कोई मतलब नहीं। ये ब्यूटी, इसीलिए ब्यूटी पैजेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, इसीलिए उनका एक पैरामीटर सेट किया जाता है कि सौंदर्य की परिभाषा जो है वो हम उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे। ये नहीं कि आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट जो है वही अल्टीमेट होगा। तो सब्जेक्टिविटी भी है, लेकिन उसकी यूनिवर्सलाइजेबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस। हम कोई ऐसे वैक्यूम में नहीं जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन सोसाइटी, वी आर इन ओपन, वी आर सो वल्नरेबल कि हमारे ऊपर कभी भी किसी भी तरह का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम समाज का हिस्सा नहीं है। तो एस्थेटिक्स हुआ, एथिक्स हुआ, इवन फॉर दैट मैटर मेटाफिजिक्स हुआ, एपिस्टेमोलॉजी हुई, ये सब समाज के ही अंग हैं, समाज से ही उभर कर आए हैं। और ये सोचना कि फिलोसोफर्स तो अलग दुनिया में रहते हैं, मुझे लगता है कि ये उनका लेवल ऑफ थिंकिंग अलग हो सकता है, सोचने का स्तर अलग हो सकता है, लेकिन वो भी इसी जीवन में जीते हैं, इसी मंडेन लाइफ के हिस्से हैं, और इसीलिए वो बेहतर सोच सकते हैं। इसीलिए शायद प्लेटो ने एक बार कहा कि फिलोसोफर्स शुड बी द किंग्स। क्यों? क्योंकि वो सोच बेहतर सकते हैं, वो विजुअलाइज बेहतर कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम भारतीय सौंदर्य परंपरा को देखें तो दो तीन चीजें मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जब हम आर्ट की बात करते हैं, कि जैसा मैंने कहा कि हेगल ने तो क्लासिफाई कर दिया आर्किटेक्चर, स्कल्पचर। अब यहाँ से अगर ध्यान देंगे आप लोग तो आर्किटेक्चर में कितना मटेरियल होता है, कितना मैटर लगता है उसमें, कितना हमारे को तामझाम इकट्ठा करना पड़ता है। स्कल्पचर में उतना कम, उससे कम होता चला जाता है। पेंटिंग में और कम हो जाता है, उसमें केवल रंग और एक ब्रश कैनवस। और पोइटिक्स में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक लेखनी चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, शब्द और अर्थ चाहिए। और हाईएस्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू हेगल इज म्यूजिक। लेकिन इस पे ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ की जो यात्रा है, क्योंकि हमने ये माना है कि हमारे चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष जो है फाइनल एम है, और इसीलिए शायद भारतीय परंपरा में सौंदर्य को बहुत महत्व इसलिए भी नहीं दिया गया। वहां पे प्रिंसिपल्स और हैं, वहां सौंदर्य दृष्टि के प्रिंसिपल्स कुछ और हैं। औचित्य होना चाहिए, वक्रोक्ति होनी चाहिए, बात को सीधा सीधा कह दिया वाच्य लिटरल फॉर्म में तो वो सौंदर्य नहीं है। बात वो है जिसमें थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन, थोड़ी वक्रोक्ति जुड़ी हुई हो, थोड़ा अलंकार जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन मेरी बड़ी प्रिय है, मैं नहीं आया था तुम्हारे द्वार, ये पथ ही मुड़ गया था। कि मैं तो नहीं आना चाह रहा था, रास्ता ही मुझे जबरदस्ती, जबरदस्ती क्या मतलब, आना तो मैं चाह रहा था लेकिन मैं मानूं कैसे, है ना? तो मनुष्य का स्वभाव जो है कवि के वाणी के माध्यम से जब उभर कर आता है तो वो कहीं बहुत ज्यादा कहता है, कम कहते हुए भी बहुत ज्यादा कहता है। तो मैं नहीं आया था तुम्हारे द्वार, ये पथ ही मुड़ गया था, कि आई एम बाउंड टू रीच एट योर डोर। तो इस तरह का जो वाक्य जो है प्रभाव छोड़ता है हमारे मन पर। काव्य जो है, जैसे मैंने कहा, कांता संहित उपदेश। और अगर दूसरी परंपरा में भी देखेंगे तो आपको लियो टॉल्स्टॉय यही कहते हुए सुनाई देंगे, art is nothing but a communication which infects. The more the infection, the better art is. जितनी बढ़िया इन्फेक्शन अगर आपके मन में कोई, जैसे मेरे मन में ये वाला वाक्य जो है हमेशा के लिए दब गया है, मुझे कोई भी मौका मिलता मैं इस वाक्य से जरूर अपनी बात को संप्रेषित करने का प्रयास करती हूँ। कहने का मतलब कि इतनी गंभीरता है कवि के वाक्यों में, काव्य वाक्यों में या काव्य ग्रंथों में, कि वो अपना मैसेज छोड़ कर जाते हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं। तो इसलिए सौंदर्य शास्त्र भारतीय दर्शन में अपनी तरह से काम करता है। लक्ष्य उसका मोक्ष प्राप्ति ही होना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि हम ऐसा मैसेज दें अपने काव्य रचना से कि सब उजाड़ दो, सब चोरी कर दो, सब डाकू
सब डाकू बना दो, ऐसा कोई मैसेज नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज हम समाज के अंग हैं। और देखिए कि ये दो तरह से कला को आप समझ सकते। एक है आर्ट एक प्रोडक्ट के तौर पे उभर कर आ गया, कि आपके सामने एक प्रोडक्ट जो है वो सामने रख दिया गया, अब आप उसको एनालाइज कीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा ऑब्जेक्ट है, अच्छा है बुरा है। तो इसमें ये भी प्रश्न उठता है कि क्या जो प्रोडक्ट उत्पन्न होकर आया है वो कवि की छवि है, वो ही कवि, एक्चुअली कवि वही है जो वो बना रहा है। ये एक प्रश्न के रूप में बहुत बड़ा चैलेंज है दार्शनिकों के लिए, क्योंकि अगर कवि अपना जो भी प्रोड्यूस करता है वो अगर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है, इट इज समथिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हाट ही हैज क्रिएटेड, तो हम कैसे समझेंगे कि कवि का स्वभाव क्या है। और दूसरा है आर्ट एज अ प्रोसेस, कि जब कवि अपना कर्म कर रहा था, रचनाकार जब अपनी रचना कर रहा था, तो वो कौन सी मनोस्थितियों से निकलता है, कौन से प्रभाव होते हैं उसके ऊपर, जिससे वो कवि कर्म को उत्पन्न करता है या आर्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। तो इसमें बहुत से हमारे सामने व्यूज हैं, जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि पहली तो समस्या यही है कि क्या कवि बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट दोबारा क्रिएट कर सकता है? तो इसका उत्तर अधिकतर यही आता है कि नहीं। अगर नहीं तो इसका मतलब है कि शायद वो कवि कर्म जो कर रहा था, जो वो जिसमें से वो गुजर रहा था, वो एक मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, वो उसके अपने वश की चीज नहीं थी। वो एक ग्रिप में था, वो एक ऐसे प्रभाव में था जहां से उसको कुछ प्रोड्यूस करना ही था। और इसी को अगर आप देखेंगे तो आपकी वेस्टर्न यूनानी परंपरा एरिस्टोटल इसको कैथारसिस कह देगी, और हमारे यहाँ पे इसको प्रतिभा कहा जाएगा, कि नहीं ये एक विलक्षण जिसको हम कह सकते हैं एक ब्लेसिंग के रूप में उस कवि के ऊपर उतरती है जिसमें से वो रचना करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कवि होना बहुत एक अच्छी चीज मानी गई है भारतीय परंपरा में, और ये हर एक को उपलब्ध नहीं है, इसीलिए शायद इसकी यूनिकनेस को पहचाना जा रहा है, शायद इतना महत्व दिया जाता है। और एक स्तर पे तो बहुत से स्कॉलर्स, हिरण्या जैसे स्कॉलर्स और एस गेडे जैसे लोग, वी राघवन जैसे लोगों ने कवि, ऋषियों को भी कवि ही कहा है। अब ऋषि वो लोग हैं जिन्होंने वेदों की रचना की है, तो वो कहते हैं कि वो मंत्र भी जो है वो ऋषियों के ही, ऋषि तो है ही है वो, लेकिन वो काव्यात्मक मंत्र है, उनमें इतनी इमेजिनेशन जुड़ी हुई है, इतनी कल्पना जुड़ी हुई है, जिसके माध्यम से वो अपनी बात कह रहे हैं। और ऐसा एक मंत्र भी मुझे ख्याल आ रहा है जिसमें वो कहा है कि जो गॉडेस ऑफ स्पीच है, वाणी जो है, गिराम की वाणी जो है या गॉडेस ऑफ स्पीच जो है अपने आप को दो रूप करती है। जो काव्यात्मक है वो किस पे आधारित है, वो इमेजिनेशन पे, कल्पनाशीलता पे आधारित है। और दूसरी जो है वो किस पे आधारित है, वो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आपकी फैक्चुअलिटी पे, या जिसे हम कहेंगे इंटेलेक्ट पे, रीजन पे, रैशनैलिटी पे बेस्ड है। तो काव्य जगत एक ऐसा जगत है जो आपको सीधा सीधा ये दिखाता है कि बहुत से ऐसे सत्य हैं हमारे जीवन के जिनमें रीजन, इंटेलेक्ट, रैशनैलिटी कंप्लीटली फेल करती है। और हिग्स बोसॉन का जो टेस्ट हुआ है वो इसी का एक छोटा सा नमूना है, जहां पे वो साइंटिस्ट लास्ट में ये कहकर छोड़ देते हैं कि गॉड डैम पार्टिकल, है ना। तो वो एक सीमा को दिखाने का ये प्रयास है। गॉड डैम पार्टिकल का मतलब है कि हमसे नहीं ये समझ में आ रहा कि ये फाइनली है क्या जो चीज बांधे हुए है। तो इस रूप से मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा जो है काव्य को बहुत गहन रूप से समझने और समझाने का प्रयास कर रही है, जो शब्द और अर्थ के माध्यम से
अच्छा, जैसे कि मैं पहले भी बात करी थी कि ओज, प्रसाद और माधुर्य जो है ये गुण है काव्य के। आप किसी भी काव्य को उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें मिलेंगी। और बहुत से लोग अनुप्रास को भी, और देखिए यही अनुप्रास जो हमारे को जब हम, अनुप्रास का मतलब है जहां आप एक एक वर्ण को दोबारा दोबारा वापस ला रहे हैं। और यही आज की जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो रैप म्यूजिक जो है वो अनुप्रास का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो जैसे हम अपने कई स्तोत्रों में देखते हैं कि आप एक ही वर्ण को दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले। ये अब क्या है कि एक ही वर्ण को दोबारा दोबारा उच्चारित कर रहे हैं हम। लेकिन यही वर्जन आपको रैप म्यूजिक में भी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक फॉर्म है काव्य का। दूसरा प्रश्न जो मैं यहाँ लेना चाहूंगी सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में, कि ये काव्य का अनुभव होता कैसे है, ये अनुभव किस तरह का अनुभव है और ये हमारे ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस से कैसे डिफरेंट है। तो वो कहता है कि ये कैसे उत्पन्न होता है। सत्वोद्रेका दुखंड। पहला, जब आप एनलाइटेंड पीस में बैठे हैं, जब आपके मन पे बहुत बोझ नहीं है, आपके अपनी बहुत सी चिंताएं होंगी तो आप ये अनुभव नहीं कर सकते। तो पहला इसका जो लक्षण है वो यह है कि सत्व से उद्रेक होगा। जब आप एनलाइटेंड हैं, हल्के हैं, आप पे ज्यादा बोझ नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो ये आपके सत्व में से उत्पन्न होगा और अखंड होगा, यूनिफाइड होगा। ये ब्रेक में नहीं उत्पन्न हो सकता। ये एक कंटिन्यूटी में होगा, एक पूरे अखंड रूप में होगा, होलिस्टिक फॉर्म में होगा। सत्वोद्रेका दखंड स्वप्रकाश। और जब ये आप इसको अनुभूत कर रहे होते हैं तो ये सेल्फ वैलिड होता है। जैसे मीमांसा की थ्योरी हम पढ़ते हैं, है ना, स्वतः प्रमाण्यवाद की थ्योरी। तो ये भी जब अनुभूत होता है, रस जब आपको अनुभूत होता है, तो ये अपने आप में बड़ा वैलिड होता है, एंड यू नो दैट यस यू आर अंडरगोइंग दिस सौंदर्य अनुभव। सत्वोद्रेकाद खंड स्व प्रकाशानंद, आनंद रूप होता है ये। चाहे आपके 8 रस हैं और उन 8 रसों में 9वां रस शांत रस है, वो लेटर एडिशन माना गया है। तो 8 रसों में ऐसा नहीं है कि सारे श्रृंगार हैं उसमें। आप देखिए कमाल की बात यह है कि एरिस्टोटल ने वहां केवल दो रसों की बात की, ट्रेजेडी और कॉमेडी। ट्रेजेडी में आप क्या करते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ बुरा होना नहीं चाहिए, लेकिन आप उसके साथ बुरा करते हैं, तो आप में उसके प्रति एक एम्पैथी जागती है, सिंपैथी जागती है कि यार इसके साथ तो गलत हो गया, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी है कॉमेडी, कि व्यक्ति था यहाँ पर लेकिन आपने उसको इतना गिरा दिया, उसको इतना नीचे ढकेल दिया कि आपकी उस पे हंसी छूटती है कि देखो ये इसके साथ ऐसा हो गया, ये तो होना ही चाहिए था। तो दिस ओनली दीज टू डिस्पोजिशंस आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड हियर। यहाँ पर देखिए क्या क्या भाव हैं, क्या क्या रस हैं आपके। 8 रस की कल्पना की गई, रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, है ना। तो इनमें से क्या आपके उत्पन्न होते हैं कि आप में करुणा, बुद्ध को करुण रस का उच्चतम प्रतीक मानते हैं हम, है ना। वीर, कि आप वीर हैं तो आप में उत्साह रस उत्पन्न होगा, आप में क्रोध आएगा, आप में जुगुप्सा, जघन्यता, आपको जो, ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लेजर प्लेजर इज द ओनली रस इन इंडियन एस्थेटिक्स। यू हैव अदर रसस विच आर बीभत्स, भयानक, जघन्य, कि कोई चीज खराब है, गंदी है, लेकिन उसको भी तो आप रिप्रेजेंट करते हैं थिएटर। तो ऐसा माना गया है कि आपके ये 8 अगर स्थायी भाव हैं, परमानेंट आपकी इमोशंस हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके 8 रस तो निश्चित रूप से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये आपका जो आनंद है, आनंदमय, ये रसानुभव जो है आनंदमय होगा हमेशा, चाहे कितना आपको उसमें डर लग रहा है। फिर उसके बाद सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय। और ऐसा नहीं है कि आप यू आर अंडर द इफेक्ट ऑफ सम ड्रग, आपने कोई ऐसा ड्रग नहीं खा लिया है जिसमें आपको जबरदस्ती कुछ अनुभूत हो रहा है। यू आर फुली अवेयर, आप पूरे कॉन्शियस माइंड में इसको अनुभूत
करते हैं, रियलाइज करते हैं। एंड वेद्यांतर स्पर्श शून्यो, और इस अवस्था में जब आप होते हैं तो आपको कोई और अनुभव परेशान नहीं करता, कोई और अनुभव आके आपको बीच में खंडित नहीं करता। ये इतना होली, इतना यूनिफाइड एक्सपीरियंस है, इतना कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस है। और यही लक्षणों की वजह से ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर, इस रस को, इस आर्ट एक्सपीरियंस को, इस एस्थेटिक एक्सपीरियंस को ब्रह्म के अनुरूप, ब्रह्म का ही भाई कहा गया है, सहोदर कहा गया है। इसीलिए जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और फाइनली मोक्ष, इन चारों में जो मोक्ष फाइनल पुरुषार्थ है वो आपकी ब्रह्मानुभूति से जुड़ा हुआ है। तो काम में भी आप अगर इसको देखें, जोड़ के देखें मोक्ष को, तो काम में भी ये संभावना है कि वो आपको एक अनुभूति दे सके कि आप एक यूनिफाइड इंडिविजुअल हैं। क्योंकि आप एस्थेटिक एक्सपीरियंस केवल तब ले सकते हैं जब आप अपने को भूल के सेल्फ फॉरगेटफुल होते हैं और दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। केवल वहीं पर ये अनुभूति की जा सकती है। अगर आप अपना बैगेज हॉल के बाहर, थिएटर के बाहर नहीं छोड़कर आ रहे हैं, तो chances are there that you will not undergo this experience of aesthetic experience. एक और बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगी कि सौंदर्य को लेकर बहुत चर्चा होती है कि जैसा कि हम मानते हैं कि सुंदरता जो है वो है जो which lies in the eyes of beholder। तो दो तरह की सुंदरताएं हमारे सामने उभर कर आती हैं। एक है मनुष्यकृत, जो कवि बनाता है, जो रचनाकार बनाता है, और एक है जो आपको प्रकृति में उपलब्ध। एक वो है जो बाहर आपके बाहर प्रकृति के रूप में आप देख सकते हैं। तो इससे एक ये भी अनुमान लगाया जाता है कि जो मैं बाहर देख रहा हूँ वो तो मैंने रचा नहीं, किसी व्यक्ति की रचना तो है नहीं। मनुष्य में तो इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि वो एक बीज को क्रिएट कर सके। हाइब्रिड क्रिएट कर सकता है वो, लेकिन कोई पेड़ क्रिएट नहीं कर सकता। ये उसको प्रकृति ही दे रही है, जो पेड़ के बीज से पेड़ निकल रहा है। तो मनुष्य का अपना कोई अस्तित्व इस मामले में कुछ है नहीं, कोई बहुत कोई कमाल की बात नहीं है मेरी दृष्टि में। तो ये प्रकृति की रचना किसने की है? तो इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो हमारे सामने उभर कर फिर वही मेटाफिजिक्स। देखिए, कमाल की बात यह है भारतीय दर्शन की कि हर चीज का लक्ष्य जो है सेल्फ को जानने से जुड़ा है, मेटाफिजिक्स को जानने से जुड़ा है। एस्थेटिक्स भी कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य यही है कि मैं कहीं पे, कहीं ना कहीं उस तत्व को, परम तत्व को जानने का प्रयास है। नैतिकता या नीति शास्त्र का भी यही एम है कि मैं सही काम इसलिए करूं क्योंकि मुझे करना चाहिए, और इससे मैं अपने आप, अपने सेल्फ को आंसरेबल हूं। और मेरा सेल्फ, मतलब सेल्फ को हम मान रहे हैं, तो एस्थेटिक्स में भी सेल्फ को हम मान रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो बाहर का जगत है ये किसी और की रचना है, किसी एक विशेष व्यक्ति की रचना तो हो नहीं सकती। मेरे आप जैसे लोगों की तो काबिलियत से बाहर है। तो ये कौन है? ये कोई ना कोई तो है जिसने ये प्रकृति की रचना की है। साइंस वाले कहेंगे, देखिए साइंस की अपनी प्रिजम्पशंस, they are free to have their own presumptions. This I mean philosophers can have their own assumptions. It does not mean that we cannot have, क्योंकि साइंस एग्जिस्ट करती है इसलिए philosophers cannot have their own versions or they cannot have their own thinking. I feel that it is a very naive kind of a thing to think like this, कि क्योंकि साइंस ऐसा कह रही है इसलिए मान लो, क्योंकि फिलोसफी ऐसा कह रही है इसलिए मान लो। ये दोनों ही उतना ही मुझे लगता है मूर्खता वाले एटीट्यूड्स हैं। हर चीज को साइंटिफिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, और जब पेट को भूख लगती है तो आइडियाज से आप अपने आप को रुझा भी नहीं सकते हैं, तो ये भी उतना ही वैलिड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एस्थेटिक्स में इस माध्यम से भी हमें ये बताया जाता है कि कोई रचनाकार तो है। शायद किसी को याद हो ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आप अगर इंडियन एस्थेटिक्स को समझना है तो एक जो बहुत ही लाइवली तरीका जो मैंने
देखा है, समझा है, वो है कुछ पुराने मूवीज के गीत। फॉर एग्जाम्पल एक था, हमने देखी है इन आंखों में महकती खुशबू। हमें मालूम है, पता नहीं शायद गुलजार साहब ने लिखा है ये गाना। उन्हें मालूम है कि आंखों में खुशबू नहीं होती, लेकिन उन्होंने सिर्फ खुशबू नहीं देखी, महकती खुशबू देखी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी एलिमेंट्स हैं, मुझे लगता है कि ये सौंदर्य अनुभूति की या सौंदर्य परंपरा को दिखाने की सबसे सुंदर एक तरीका है, और जिसका लक्ष्य केवल इतना ही है कि मैं अपने आप को जानूं। मैं जैसा बार बार एक ही चीज को दोहराऊंगी कि हमारे पास मेटाफिजिक्स है, हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी है, एथिक्स है, एस्थेटिक्स है, लेकिन लक्ष्य वही है कि हम अपने आप को जाने। कोई भी आप जैसे एक के कुमारस्वामी का भी जो थीम है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। कला में आप क्या करते हैं, प्रकृति को एक मनुष्य का रूप ओढ़ा देते हैं ताकि मैं उससे बात कर सकूं। पेड़, मुझे मालूम है पेड़ मेरे से बात नहीं करता है, लेकिन जब मैं काव्यात्मक पक्ष में हूँ, जब मेरे में कवि जागृत होता है, तो मैं पेड़ पौधे, आकाश, तारे, चिड़िया सबसे बात कर सकती हूँ। तो ये मुझे लगता है जो फ्रीडम एक दार्शनिक को है या दर्शन के छात्र छात्रा को है, ये साइंस के व्यक्ति के पास शायद उतनी ना हो, अनलेस ही अलाउज हिमसेल्फ टू बी स्टूडेंट ऑफ एस्थेटिक्स एंड फिलोसफी। सो इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। एक बार फिर से आभार।